Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने AKTU की साइड वाले क्वेश्चन हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉड्यूल 1 के हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इन कुछ क्वेश्चंस को करने में, तो उसी वजह से मैंने इनको यहाँ पर यूट्यूब पर डाला लेक्चर की फॉर्म में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आज हम उस PDF फाइल का जो मॉड्यूल 2 में आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइट हमारी है www.aktutor.in। अगर किसी ने इसको फाइंड नहीं किया है तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इनसे आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो सकती है इजीली, है ना। तो इन क्वेश्चन को भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी और उतना ही आपको पता लगेगा कि किस तरह का वेरिएशन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मॉड्यूल 2 के ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर द इंटरवल ए इन्फिनिटी। आप जानते हैं कि इसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका इन्फिनिटी है, ठीक है ना, जो कि ओपन इंटरवल है। तो इसमें ये जो इंटरवल है आप जानते हैं ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी इन्वॉल्व है, तो इनफाइनाइट इंटरवल होगा और ये आपका अनबाउंडेड इंटरवल भी होगा। तो इसके दो ऑप्शन राइट होंगे, एक तो इनफाइनाइट और एक अनबाउंडेड। तो अगर फाइनल एग्जाम में अगर आपको दोनों दिया है तो दोनों को आप देखना पड़ेगा कि ऑप्शन दोनों है कि नहीं है, और अगर इनमें से कोई एक दिया है तो एक पर भी आप क्लिक कर सकते हो। अनबाउंडेड भी होता है ये और इनफाइनाइट इंटरवल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। आपको बताना है कि कौन से काइंड का ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी दिया है, dx अपॉन √x दिया है, ठीक है। आप जानते हैं कि मैंने आपको फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड के इंटीग्रल के बारे में बताया था। यदि हमारा इंटरवल इनफाइनाइट है तो फर्स्ट काइंड में जाता है। अगर फाइनाइट इंटरवल हो लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए किसी पॉइंट पर तो सेकंड काइंड होता है। और अगर दोनों इन्वॉल्व हो, इंटरवल भी इनफाइनाइट हो और फंक्शन भी अनबाउंडेड हो, तो थर्ड काइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इंटरवल दिया है वो आप देख सकते हैं जी 1 से इन्फिनिटी है और फंक्शन आपका बाउंडेड है, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी पर कहीं पर भी ये फंक्शन जो fx है आपका 1/√x जिसका इंटीग्रेशन करना है, ये कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं देगा। तो केवल हमारा इंटरवल इनफाइनाइट है, तो फर्स्ट काइंड का क्वेश्चन बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन। इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर आपको ये फर्स्ट काइंड का थर्ड क्वेश्चन दिया है, आपको बतानी इसकी कन्वर्जेंसी, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट है, क्या है ये, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका इंटीग्रेशन है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट ले जाएंगे x की इन्फिनिटी की साइड और इन्फिनिटी की जगह पर x पुट कर देंगे। और ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट होता है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, जिसमें हम 0 से x इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा x रखने पर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपको ये ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। tan इनवर्स 0 को हम 0 रख देंगे। जब इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 होती है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। और अगर फाइनाइट वैल्यू है तो ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्लिक कर देंगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल की किस तरह का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, थर्ड काइंड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा इंटरवल है वो 0 से इन्फिनिटी है, और दूसरा जो हमारा लोअर लिमिट है उस पर ये फंक्शन जो आपको दिया है e⁻⁻x/√x, यदि आप इसमें लोअर लिमिट x को 0 रख दोगे तो x को 0 रखने पर ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा। मतलब फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड भी है और इंटरवल आपका इनफाइनाइट भी है, तो ये थर्ड काइंड का जो है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा। तो सी ऑप्शन इसका क्लिक कर देंगे। फिर फिफ्थ में हमें इसकी कन्वर्जेंसी फाइंड करनी है। कन्वर्जेंसी के लिए बहुत सिंपल सा काम है कि जो इंटीग्रेशन दिया है उसमें जो इन्फिनिटी है उसकी जगह पे हम x रख लेते हैं और x की लिमिट को इन्फिनिटी ले जाएंगे, तो ये 2 से x हो जाएगा और dx अपॉन x log x। log x को t मान लीजिए। यदि आप log x को यहाँ पर t मानते हैं तो 1/x dx की जो वैल्यू है वो dt हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ पर आपको या पहले टी की फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा dt अपॉन टी, यानी कि log t मिलेगा, है ना।
डी टी अपॉन टी इट मीन्स log टी, तो इसमें हम टी की वैल्यू रख देंगे log x। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा 2 से x लिमिट होगी। तो जब आप यहाँ पर x की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो ये log इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, फिर से log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी तो इन्फाइनाइट वैल्यू है, तो ये इसका मतलब ये इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका गामा फंक्शन से रिलेटेड है। गामा फंक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर अगर -x हो और x की पावर n-1 dx हो तो ये गामा n के इक्वल होता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके इसको हम लिख सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -x और x की पावर n+1 - 1। मैंने इसमें 1 जोड़ा 1 घटाया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा गामा n+1 का। और यदि गामा n+1 का फॉर्मूला है तो उसको फैक्टोरियल में भी आप बदल सकते हो, क्योंकि गामा n जो होता है वो फैक्टोरियल n-1 होता है, तो गामा n+1 आपका फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो यानी कि इसमें हमारा गामा n+1 वाला बी ऑप्शन भी और फैक्टोरियल n वाला सी ऑप्शन भी दोनों करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसी डेफिनेशन को यूज करना है क्वेश्चन 7 में, 0 से इन्फिनिटी आपको लिमिट दी है, ई की पावर -x दिया है और dx दिया है। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन लगाने के लिए मैंने ई की पावर -x को ई की पावर -x रखा और x की पावर 1-1, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने इसको 1-1 की फॉर्म में लिखा, तो ये गामा 1 का फॉर्मूला हो जाएगा। और गामा 1 की वैल्यू आप जानते हैं वो फैक्टोरियल 1 होगी, है ना, जिसको हम फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, या गामा 1 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 0, है ना, फैक्टोरियल 0 भी हो जाएगी, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो उसमें तीनों ऑप्शन आपके सही है, गामा 1, 1, फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो कि 1 होती है उसको फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे तीनों ऑप्शन जो है हमारे ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि 1 वैल्यू तीनों से ही मिलती है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि बीटा mn जो होता है वो होता है 0 से 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx। और बीटा का आपका और भी फॉर्मूला होता है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 और 1 + x की पावर m+n, ये अनदर फॉर्म होती है। इसको हम n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा mn जो है बीटा nm के इक्वल होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे तीनों बीटा के फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन कौन से मैच होते हैं। ए भी हमें बीटा का फॉर्मूला दिया है, बी भी बीटा का फॉर्मूला दिया, तो डी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गामा 1/4 गामा 3/4 ये हमें दिया है, और आपके पास एक फॉर्मूला होता है गामा n गामा 1 - n = π/sin nπ, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, गामा 1/4 और गामा 1 - 1/4, तो n की वैल्यू 1/4 आपको फाइंड हो जाएगी। n की वैल्यू आप यदि रखते हैं तो π/4, यानी कि ये वैल्यू 1/√2 होती है, ऊपर जा कर के आपको √2 × π मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आपका तभी एप्लीकेबल है जब n की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। फिर ये गामा में -½ गामा में -3/2 गामा में -5/2, ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको करा रखी है। गामा में -½ की वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है तरीका। मैंने तरीका आपको ये बताया था कि हम गामा हाफ उठा करके चलेंगे। गामा हाफ को हम लिख सकते हैं, -½ + 1, है ना, और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे n+1 वाला फॉर्मूला जो होता है n गामा n के इक्वल, तो -1/2 गामा -1/2 आएगा, और इधर आपकी √π इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये √π इसकी वैल्यू होगी, तो गामा -½ की जो वैल्यू है वो -2√π हो जाएगी, यानी कि इसका ए ऑप्शन क्लिक कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने काफ़ी प्रैक्टिस आपको कराई है ना, और इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है, वही ऊपर वाला रिवाइज हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बिल्कुल नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, शायद ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा।
एक फॉर्मूला होता है गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n डॉट 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 गामा n-1/n इक्वल टू 2 पाई की पावर n-1/2 अपॉन n की पावर 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी यूजफुल है। तो इसी का यूज करते हुए यदि हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करें तो इसका मतलब हो जाएगा गामा 1/10 पॉइंट 1 का, पॉइंट 2 का मतलब होगा गामा 2/10, पॉइंट 3 का 3/10, और ऐसे ही जब हम जाएंगे लास्ट में तो आपको मिलेगा पॉइंट 9 का मतलब होगा 9/10, जिसको हम 10-1/10 भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी n की वैल्यू हमें इजीली फाइंड हो गई जो कि 10 है। तो इस फॉर्मूले में यदि n की वैल्यू 10 रख देते हैं तो 10-1/2 और अपॉन में 10 की पावर 1/2, और इसका मतलब होगा 2 पाई की पावर 9/2 अपॉन √10। तो इसका हमारा ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बीटा हाफ और 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। तो आपको इसमें बीटा mn का जो बीटा और गामा का जो रिलेशन है वो यूज़ करना है। बीटा गामा का रिलेशन होता है बीटा mn इक्वल टू होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल। तो यहाँ पर हम m और n की वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू है आपकी गामा 1/2, n की वैल्यू 2 है, अपॉन में गामा 1/2 प्लस 2 है। गामा हाफ की वैल्यू √पाई, गामा 2 को हम फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, और ये बनेगा आपका गामा 5/2, 5/2 का मतलब होता है 3/2, 1/2 एंड √पाई। तो √पाई से √पाई कटेगा, 4/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो रखा है, ये अच्छे से लिखा नहीं है, तो इसको मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। 0 से 1, और ये क्वेश्चन होगा log 1/x की पावर n-1 dx, और n की वैल्यू 0 से बड़ी। ये आपको सोल्व करना है इंटीग्रेशन यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। log 1/x को आप यहाँ पर t मान लीजिएगा, तो इससे आपको 1/x की वैल्यू मिल जाएगी e की पावर t, x की वैल्यू होगी e की पावर -t, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -e की पावर -t dt हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे, x जब आप x को 1 रखोगे तो t की वैल्यू log 1 यानी कि 0 आएगी। जब x को आप यहाँ पर x को जब 0 रखोगे तो t की वैल्यू log इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगी, 0 पर इन्फिनिटी आएगा, और t की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 1 रखने पर t की वैल्यू 0 आएगी। तो ये इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा इन्फिनिटी से 0 log 1/x की वैल्यू t की पावर n-1, और dx की वैल्यू हो जाएगी -e की पावर -t dt। तो ये डायरेक्ट आपका गामा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से लिमिट उल्टी हो जाएगी, और ये e की पावर -t t की पावर n-1 dt, जो कि गामा n का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो गामा n का फॉर्मूला यानी कि गामा n, ए ऑप्शन हम इसमें क्लिक कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये आपका इंटीग्रेशन है, इसको आपको फाइंड करना है। इंटीग्रेशन आपको दिया है, ये इसको सही करके बताता हूँ आपको। 0 से इन्फिनिटी है ना, और x की पावर 8, 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24, ये आपको दिया है। इसको पहले हम ब्रेक कर लेंगे। 0 से इन्फिनिटी x की पावर 8, x की पावर 8 बनेगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 24 बनेगा। फिर माइनस 0 से इन्फिनिटी x की पावर 8 और 6 14 हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 24 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो पावर में है आपका 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी x की पावर 9 माइनस 1, और नीचे जो आपका ये 24 है, 24 को मैं लिख सकता हूँ 24 को अगर मैं 9 प्लस 15 की फॉर्म में लिखूँ तो इजीली लिखा जा सकता है। 0 से इन्फिनिटी x की पावर 15 माइनस 1, और नीचे में 1 प्लस एक्स, और ये 15 प्लस 9 लिख सकता हूँ। तो बीटा और गामा का फॉर्मूला यूज करते हुए बीटा 9 15 का फॉर्मूला बनेगा, और ये बीटा बीच में माइनस है, बीटा 15 9 का फॉर्मूला बनेगा। और चूँकि आप जानते हैं कि बीटा mn जो है बीटा nm के इक्वल होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों इक्वल आपको 0 मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 पर जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है 0 से इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स और e की पावर x की पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x की पावर 3 को t मान लेते हैं, जिससे कि x की वैल्यू मिलेगी t की पावर 1/3, जिससे कि dx की वैल्यू आएगी 1/3 और t की पावर 1/3 -1 यानी कि -2/3 और dt। तो dx हमारा निकल गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट हमारी 0 से इन्फिनिटी बनेगी चेंज करके भी, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की वैल्यू t की पावर 1/3 और बाहर रूट है तो 1/2 पावर बाहर होगी e की पावर -t और dx की वैल्यू 1/3 t की पावर -2/3 dt। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस। 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t को पहले रखा, 1/3 को बाहर ले लिया, t की पावर 1/6 बना और t की पावर -2/3 बना, जिसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो इसको मैं लिख दूंगा 6 और ये हो जाएगा 4, एलसीएम आएगा 6 और ये -3 यानी कि -1/2 मिलेगा, t की पावर -1/2 dt। गामा का फॉर्मूला लगाने के लिए 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t, t की पावर -12 को लिख देंगे 1/2 -1 dt। तो ये गामा हाफ का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। और गामा हाफ की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, तो रूट पाई अपॉन 3 जो है इसका आंसर होगा। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप इजीली सेम तरीके से कर सकते हो, बीटा गामा से हो जाएगा, ये भी बीटा फंक्शन से हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन में जो हमें दिया है वो 0 से 3 और dx अपॉन x को मैं बाहर ले लेता हूँ रूट x, और ये आपका बनेगा 3 - x। इसको जस्ट ऊपर ले जाइए तो 0 से 3 x की पावर -12 और 3 - x की पावर -12 dx आपका बनेगा, ये है ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इस 3 से प्रॉब्लम है तो इसमें हम x को 3t के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो dx की जो वैल्यू है वो 3 dt हो जाएगी। लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 तो t भी 0 आएगा, और जब x की वैल्यू 3 तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा 0 से 1, x की जगह पे 3t यानी कि 3t की पावर -12 और ये 3 - 3t की पावर -12 और dx की वैल्यू हो जाएगी 3 dt। तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। यदि आप 3 को बाहर निकालते हैं तो 3 की पावर -12, 3 की पावर -12 और इंटू 3 ये बाहर आएगा। लिमिट 0 से 1 एंड दिस विल बी t की पावर -12 यानी कि 1/2 -1 और 1 - t की पावर -12 यानी कि 1/2 -1 dt। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो ये आपको 3 की पावर 0 मिलेगी जो कि वैल्यू 1 होती है। बस आपको केवल ये सॉल्व करना है जो कि बीटा हाफ और हाफ का फॉर्मूला बनेगा, है ना। बीटा हाफ और हाफ का मतलब है गामा हाफ अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ। रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऊपर पाई आएगा और नीचे गामा 1 यानी कि 1 आएगा, तो पाई इसका आंसर हो जाएगा। पाई मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 भी ऐसे ही होगा जैसे जस्ट ऊपर किया था आपने। इसको अलग अलग कर लीजिए। 0 से इन्फिनिटी x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 15 और ये आपका प्लस साइन बीच में है। 0 से इन्फिनिटी x की पावर 9 अपॉन 1 प्लस x की पावर 15 dx। पहले इनको अलग अलग किया और बस ये बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर 5 - 1, तो एक m की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 5, तो n हमारा 10 हो जाएगा। फिर हमारा इधर भी सेम होगा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। x की पावर 10 - 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 10 + 5 लिख देंगे dx। तो ये फॉर्मूला बनेगा बीटा 5 10 का और ये फॉर्मूला बनेगा प्लस बीटा 10 5 का। लेकिन आप जानते हैं बीटा एन एम के इक्वल होता है, तो ये 2 बीटा 5 10 का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें आप गामा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, गामा 5 गामा 10 अपॉन गामा 5 + 10। सिंप्लीफाई कर देना है, 2 बाहर, गामा 5 का मतलब फैक्टोरियल 4, गामा 10 का मतलब फैक्टोरियल 9 और इसका मतलब हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 14। यू हैव टू सिंप्लीफाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9, ये 14 13 और ये 12 11 10 और फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये
फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है 432 यानी कि 24 होती है, ठीक है। 24 का मतलब ये होगा कि ये 12 जो है ये 24 से कट जाएगा जो कि 2 मिलेगा, और ये हमें मिलता है 2, इससे ये कटेगा 5 आएगा, इससे ये कटेगा 7 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 1/5005 ये वैल्यू मिल जाएगी सिंपली, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपका साइन थीटा और कोस थीटा वाले फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले फार्मूला बता देता हूँ आपको। फार्मूला होता है 0 से π/2 अगर लिमिट है और साइन की पावर p थीटा है, कोस की पावर q थीटा है और d थीटा है, तो इसका मतलब होगा गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 गामा p प्लस q प्लस 2/2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम साइन 10 की जो पावर है 1/2 उसको साइन और कोस में अगर बदलेंगे तो 0 से π/2, साइन की पावर तो ऊपर है पॉजिटिव रहेगी और कोस की पावर नीचे है तो ऊपर जाके वो निगेटिव हो जाएगी। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, p की वैल्यू हाफ है और q की वैल्यू -1/2 है, तो p की वैल्यू -1/2 प्लस 1/2, q की वैल्यू -1/2 प्लस 1/2 और अपोन में 2 गामा -1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2, ठीक है। तो ऊपर जो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है 3/4 और दिस विल बी 1/4 अपोन में 2 और गामा 1 आएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, है ना, ये गामा 1/4 और गामा 1 माइनस 1/4 लिखा जाएगा अपॉन 2, और इसको सॉल्व करके मिलता है आपको पाई अपॉन साइन n पाई, यानी कि साइन π/4/2, और इसको सॉल्व करके पाई अपॉन साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होगा, है ना, जो कि ऊपर जा कर के इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 हमारा मल्टीपल में आएगा, है ना, तो π/√2 इसका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि बीटा फंक्शन की फॉर्म में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। इंटीग्रेशन दिया है 0 से इन्फिनिटी, तो x की पावर m-1 है और ax प्लस b की पावर m+n है और dx है। तो नथिंग यू हैव टू डू, इसमें हमें प्रॉब्लम है ax से, ठीक है, और b को हमें बाहर निकालना है, तो ax को हम यहाँ पर bt सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो b/a t मिलेगी, dx की वैल्यू जो मिलेगी वो b/a dt मिलेगी। लिमिट आपकी सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी, तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी सेम रखी, x की जगह पे रख दिया b/a और ये t की पावर m-1, और नीचे आपको मिलता है bt प्लस b की पावर m+n और dx की वैल्यू b/a और dt। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो b/a की पावर m-1 इंटू b/a आपको मिलेगा, है ना, और ये नीचे से b कॉमन लेकर के हमारा बन जाएगा b की पावर m+n, ये m+n है, ठीक है, ये बाहर आएगा, और अंदर ये हमारा t की पावर m-1 और 1 प्लस t की पावर m+n, जो कि बीटा का फंक्शन होता है, बीटा mn बनेगा। बस इसको बाहर वाले को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो b/a की पावर, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b/a की पावर हमारी m बचेगा ऊपर, और b की पावर m से b की पावर m कटेगा, तो ये 1/a की पावर m b की पावर n, यानी कि b ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 तो डायरेक्ट फॉर्मूला है गामा का। आप जानते हैं कि e की पावर सब्स्टिट्यूशन कराया था मैंने, e की पावर -ax और x की पावर n-1 dx, इसका फॉर्मूला होता है गामा n/a की पावर n। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू k है और इनमें से कोई भी आपका फॉर्मूला इस तरीके का नहीं दिया है, तो ई ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आपका डिरिचलेट इंटीग्रल से वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। डिरिचलेट इंटीग्रल से पहले तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है।
दूसरा जो डिरिचलेट इंटीग्रल है उसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। अगर आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन है और x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz, अगर ये फॉर्मूला है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, ये डिरिचलेट का फॉर्मूला होता है और ये हमारा केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में लगता है। ठीक है, यानी कि x y z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये वहाँ पर लगता है। तो हमें यहाँ पर इस कर्व के लिए वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये जो कर्व है वो x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में नहीं है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम x अपॉन a की पावर 1/2 उसको हम u मान लेते हैं। सेकंड जो टर्म है y अपॉन b की पावर 1/2 उसको v मान लेते हैं। थर्ड जो टर्म है z अपॉन c की पावर 1/2 उसको हम w मान लेते हैं। तो यहाँ से x निकलेगा au², y निकलेगा हमारा bv² और z हमारा निकलेगा cw²। डिफरेंशिएशन कर देंगे तीनों का, है ना। यदि आप तीनों का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx की वैल्यू आएगी 2au du, dy की वैल्यू आएगी 2bv dv और dz की वैल्यू आएगी 2cw dw। ठीक है, तो ये जो आपको ऊपर वाला कर्व है ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की फॉर्म में बन जाएगा इक्वल टू 1 और u v w तीनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए। तो यानी कि u v w में हम यहाँ पर डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब वॉल्यूम लगाएंगे। वॉल्यूम होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, लेकिन आपको dx dy dz से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन को u v w में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो डिरिचलेट इंटीग्रल है वो u v w में ही लग सकता है। तो dx की वैल्यू रखेंगे, dy की वैल्यू रखेंगे, dz की रखेंगे। ठीक है, तो 2a 2b 2c ये आपका कांस्टेंट की तरह बाहर आएगा जो कि 8abc हो जाएगा। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो u बचेगा u की पावर 1 है जिसको हम u की पावर 2-1 लिख सकते हैं, v को भी 2-1 और w को भी 2-1 और du dv dw। बस आपको उसको डिरिचलेट इंटीग्रल से सॉल्व कर देना है। डिरिचलेट इंटीग्रल से lmn की वैल्यू गामा l की वैल्यू भी 2 है, गामा 2, m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है और अपॉन 2 + 2 + 2 + 1 सिंप्लीफाई किया जाए तो 8abc और ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8abc फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 2 से कट जाएगा, है ना। ये मिलेगा आपको 30 × 3 यानी कि 90, abc/90 यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड बनानी पड़ती है क्योंकि डिरिचलेट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्रैक्टिस बहुत इजी है वैसे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए स्पीड से करने की बस, ताकि आपका क्वेश्चन टाइम ना ले सॉल्व करते हुए। फिर ऐसे ही आपका ये 22 क्वेश्चन है जिसमें आपको मास पूछा गया है ना, और फर्स्ट ऑक्टेंट में ही पूछा है, तो इसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा। मास का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि dx dy dz। तो रो की वैल्यू रख देते हैं, k कांस्टेंट बाहर आएगा और ये हमें x y z dx dy dz। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा आपका डिरिचलेट के बाहर गामा l यानी कि 2 गामा m 2 गामा n 2 अपॉन 2 + 2 + 2 + 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं 720, तो ए ऑप्शन इसका क्लिक हो जाएगा हमारा। 23 ये आपका ल्यूविल एक्सटेंशन फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। ल्यूविल एक्सटेंशन फॉर्मूला क्या होता है ये मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि अभी शायद आपको याद ना हो। वो फॉर्मूला आपका ये होता है कि अगर आपका कोई फंक्शन है ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर इस प्रकार से कि x + y + z का फंक्शन हो, x की पावर l-1 y की पावर m-1 z की पावर n-1 dx dy dz हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका ये कहता है कि गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l + m + n, है ना, और लिमिट h1 से h2 और fh और ये आपका h की पावर l + m + n-1 dh।
ठीक है, ये हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल का एक्सटेंशन होता है, लीवेबल एक्सटेंशन। तो उसमें चूंकि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड दिया है अंदर फंक्शन, तो ये फॉर्मूला सिंपल सी बात है इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन आपका इसी पर डिपेंड करेगा। तो इसमें हमारा सिंपली है कि जो इंटीग्रेशन दिया गया है उसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की पावर नहीं है तो 1 - 1 लिख देंगे, y की पावर नहीं है तो 1 - 1, जेड की पावर नहीं है तो 1 - 1 dx dy dz। तो l की वैल्यू भी 1 है, m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, तो नीचे आपका 1 + 1 + 1 आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 0 से 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो 1 है और 0 से स्टार्ट होगी। इस टेट्राहेड्रन के लिए 0 से 1 लिमिट होगी। fh यानी कि जो x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है, इसमें हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे h रख देंगे, तो ये आपका h हो जाएगा इनटू फिर h की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 dh हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आपको ऊपर 1 देगा, नीचे फैक्टोरियल 2 बनेगा। h की पावर आपको टोटल मिलती है यहाँ पर 3, h की पावर 3 का इंटीग्रेशन h की पावर 4/4 लिमिट 0 से 1, तो 1/2 बाहर से मिला और 1/4 वहाँ से मिला, तो 1/8 इसका आंसर होगा। 1/8 को क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द प्लेन रिवॉल्व्स अबाउट एन एक्सिस लाइंग इन इट्स प्लेन देन एरिया जनरेट्स। सिंपल सी बात है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन बनता है अगर हम एरिया को रिवॉल्व कराते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट में, ठीक है, प्लेन एरिया को, तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन बनता है। फिर आपको यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x, और लिमिट भी दे रखी है आपको x की 1 से लेकर 2, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट में जो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट में होता है पाई इंटीग्रेशन y² dx। तो पाई x की लिमिट आपको 1 से लेकर 2 दी है, y² का मतलब x² dx होगा। तो सिंपल सा ये इंटीग्रेशन है x की पावर 3/3 लिमिट 1 से 2, और ये पाई बाहर, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 8/3, 1 रखेंगे तो 1/3, तो ये 7/3 यानी कि 7 पाई/3 आंसर होगा। 26 में आपका जो रोटेशन है वो हुआ है y एक्सिस के अबाउट में, कर्व आपको x = y² दिया है और आपको लिमिट भी दे रखी है y की 0 से 1, ठीक है। तो y एक्सिस वाला जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का वो लगा देंगे, फॉर्मूला होता है पाई x² dy, ठीक है। पाई y की लिमिट 0 से 1 और x² का मतलब y की पावर 4 dy। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, y की पावर 5/5 और लिमिट 0 से 1, तो ये आपको पाई/5 इसका आंसर मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। 27 में आपको कहा है कि द कर्व सरफेस ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द ऑर्डिनेट इज। आपको सरफेस फाइंड करना है, ठीक है। सरफेस का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a से b लिमिट 2πy ds, ये सरफेस को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। जिसने याद नहीं किया याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है इसका। देखो 28 का क्वेश्चन है आपका कि एक कर्व दिया है y = cos x और लिमिट दी है x की, और आपको कहा है कि वॉल्यूम जनरेटेड बाय रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस, ठीक है। इनसे जो एरिया बाउंड होगा उसका हमें y एक्सिस के अबाउट में फॉर्मूला यूज करते हुए इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो y एक्सिस के अबाउट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई x² dy, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट दी है वो y की नहीं दी है, वो x की दी है, यानी कि पूरे इंटीग्रेशन को हम इसमें x में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, जो dy है उसके साथ में मैंने dx से मल्टीप्लाई की, dx से डिवाइड किया, तो ये पूरा इंटीग्रेशन x की फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये हमारा x² होगा, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे y = cos x से, जो कि -sin x आएगी, और dx हो जाएगा। x की लिमिट आपको गिवन है 0 से लेकर π/2। बस आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके π/π-2, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाना है आपको, x² को फर्स्ट फंक्शन मान के, sin x को दूसरा फंक्शन मान के, तो बी ऑप्शन इसका आपका बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी है अगर आपने देखा होगा तो। 29 में आपको कहा कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन, ये पोलर फॉर्म के लिए है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है,
इनिशियल लाइन के अबाउट में यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट में जो पोलर फॉर्म के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/3 अल्फा से बीटा लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस, और r की पावर 3 साइन थीटा। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कहा है ए राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स जनरेट्स। राइट एंगल ट्रायंगल को आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यदि इसको रिवॉल्व कराते हैं तो रिवॉल्व कराने पर आपको एक कोण मिलता है जो कि राइट सर्कुलर कोण होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे मॉड्यूल के AKTU ERP वाले क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में सॉल्व कराए 30। नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपका मॉड्यूल नंबर 3 है उसके भी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे AKTU की साइड से हमें मिले हैं उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसमें भी जो आपको